कभी सोचा है कि एक बड़ी कंपनी अपनी अरबों की संपत्ति की कीमत कैसे लगाती है? मतलब एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग या किसी मशहूर ब्रांड की असली कीमत क्या है? ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसका जवाब फेयर वैल्यू के कॉन्सेप्ट में छिपा है, जो हमें बताता है कि किसी भी चीज की असली कीमत क्या होती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम समझेंगे कि फेयर वैल्यू क्या है, इसकी परिभाषा के पीछे क्या छिपा है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और आखिर में ये हम सबके लिए मतलब इन्वेस्टर्स और कंपनियों के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, ये फेयर वैल्यू आखिर है क्या भला? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अकाउंटेंट्स और इन्वेस्टर्स के सामने ये सवाल रोज आता है। किसी चीज की कीमत वो है जितने में उसे खरीदा था, या वो जो आज उसे बेचने पर मिल सकती है। फेयर वैल्यू हमें दूसरा वाला नजरिया अपनाने को कहती है। फेयर वैल्यू को समझने का पहला और सबसे जरूरी नियम ये है कि इसका लेना देना एंट्री प्राइस से नहीं है। मतलब कोई चीज कितने में खरीदी गई ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अगर उसे आज बेचा जाए तो कितना पैसा मिलेगा, जिसे कहते हैं एग्जिट प्राइस। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, फेयर वैल्यू मतलब एग्जिट प्राइस हमेशा बेचने की कीमत पर फोकस होता है, खरीदने की कीमत पर नहीं। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क ही सारी कहानी बदल देता है। अच्छा, अब जब हम इसका बेसिक आइडिया समझ गए हैं, तो चलिए इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसके हर शब्द का असली मतलब क्या है। ये है वो ऑफिशियल परिभाषा। हाँ, मानता हूँ पहली बार में थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर घबराइए मत, इसमें कुछ शब्द हैं जो इस पूरी पहेली को सुलझा देंगे। चलिए एक एक करके उन्हें तोड़ते हैं। पहला कीवर्ड है व्यवस्थित लेन देन। इसका सीधा सा मतलब है कि बिक्री आराम से हो रही है, बिना किसी जल्दबाजी के। कोई मजबूरी या फायर सेल नहीं है जहां बेचने वाले को किसी भी कीमत पर सामान निकालना पड़े। पूरा टाइम लेकर सोच समझकर सौदा हो रहा है। दूसरा, ये माना जाता है कि जो खरीदने और बेचने वाले हैं वो दोनों समझदार हैं, उन्हें मार्केट की पूरी जानकारी है, वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं और दोनों ही अपना अपना फायदा देख रहे हैं। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। और ये है सबसे सबसे जरूरी बात, किसी चीज की कीमत वो नहीं होती जो उसके मालिक को लगती है, बल्कि वो होती है जो बाजार को लगती है। सोचिए, आपके पास एक जमीन पर पुरानी फैक्ट्री है, लेकिन अगर बाजार के हिसाब से उस जमीन पर एक शॉपिंग मॉल बन सकता है, तो फेयर वैल्यू फैक्ट्री के हिसाब से नहीं, मॉल की संभावना के हिसाब से तय होगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि इस काल्पनिक सौदे में लोग कौन हैं, पर सवाल ये है कि ये सौदा होगा कहाँ, किस बाजार में? अकाउंटेंट्स को सबसे पहले प्रमुख बाजार ढूंढना होता है। ये वो जगह है जहां उस चीज की सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। और अगर ऐसा कोई एक बाजार नहीं है, तब हम उस बाजार को चुनते हैं जहां बेचने पर सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, सारे खर्चे निकालने के बाद। और ये एक गोल्डन रूल है, अगर किसी चीज का प्रमुख बाजार मौजूद है तो आपको उसी की कीमत लेनी होगी, भले ही किसी दूसरे छोटे बाजार में थोड़ी बेहतर कीमत मिल रही हो। नियम कहता है कि सबसे एक्टिव बाजार ही जीतेगा। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पैंच है। जब फेयर वैल्यू निकालते हैं तो बेचने में लगने वाला कमीशन या ब्रोकरेज जैसी लागतों को कीमत से नहीं घटाया जाता। लेकिन हाँ, अगर आपको उस चीज को बाजार तक ले जाने का कोई ट्रांसपोर्ट खर्च करना पड़े तो उसे कीमत से जरूर घटाया जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब किसी चीज का कोई बना बनाया सीधा साधा बाजार भाव मौजूद ही ना हो, जैसे कोई अनोखी मशीन या कोई नया सॉफ्टवेयर? ऐसी सिचुएशन के लिए अकाउंटेंट्स के पास 3 जबरदस्त औजार होते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये 3 अप्रोच क्या है और ये कैसे काम करते हैं। पहला है मार्केट अप्रोच। ये बहुत सीधा साधा है। ये बस ये पूछता है कि हाल ही में ऐसी ही मिलती जुलती चीजें कितने में बिकी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना पुराना फोन बेचने से पहले ऑनलाइन चेक करते हैं कि दूसरों ने वैसा फोन कितने का बेचा है। दूसरा है इनकम अप्रोच। ये तरीका भविष्य की तरफ देखता है। ये इस बात पर फोकस करता है कि वो संपत्ति आने वाले समय में कितनी कमाई करके दे सकती है। जैसे कोई दुकान या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये तरीका बेस्ट है। और तीसरा है कॉस्ट अप्रोच। ये बस ये हिसाब लगाता है कि अगर आज वैसी ही चीज को बिल्कुल नए सिरे से बनाना या खरीदना पड़े तो कितना खर्चा आएगा। इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं।
लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या इन सभी तरीकों पर बराबर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए एक फेयर वैल्यू हायरार्की यानी एक रैंकिंग सिस्टम बनाया गया है। ये बताता है कि कौन सा वैल्यूएशन कितना भरोसेमंद है। यह हायरार्की एक तरह से वैल्यूएशन का रिपोर्ट कार्ड है। यह हमें बताता है कि वैल्यूएशन के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो कितना पक्का है। इसे 3 लेवल में बांटा गया है, लेवल 1, 2 और 3। लेवल 1 ये है गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे पक्का, सबसे भरोसेमंद। ये वो कीमतें हैं जो आपको सीधे एक्टिव मार्केट में दिख जाती हैं, जैसे शेयर बाजार में किसी स्टॉक का भाव। इसमें कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठोस डेटा होता है। लेवल 2 में हम सीधे सीधे नहीं बल्कि मिलती जुलती चीज़ों से तुलना करते हैं। जैसे अगर किसी ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू निकालनी है तो हम देखेंगे कि उसी इलाके में वैसी ही दूसरी बिल्डिंग्स हाल ही में कितने में बिकी हैं। डेटा यहाँ भी बाजार से ही आता है, पर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और फिर आता है लेवल 3, जिसे हम सोचा समझा अनुमान कह सकते हैं। यहाँ कोई बाहरी मार्केट डेटा नहीं होता। कंपनी को अपने खुद के मॉडल्स, अपने अनुमानों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जाहिर है ये सबसे कम भरोसेमंद लेवल है और इन्वेस्टर्स अक्सर इसी लेवल की वैल्यूएशन पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं। तो ये सारी कहानी, ये नियम, ये लेवल्स, इन सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी मेहनत की क्यों जाती है? इसकी एक बड़ी वजह है हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि किसी संपत्ति का मूल्यांकन उसके सबसे अच्छे और फायदेमंद इस्तेमाल के आधार पर होना चाहिए। इससे इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि किसी संपत्ति में असल में कितना दम है, भले ही कंपनी आज उसका पूरा फायदा ना उठा रही हो। और आखिर में सब कुछ इन 3 शब्दों पर आके टिक जाता है: कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। जब सभी कंपनियां एक ही नियम से वैल्यूएशन करती हैं, तो हम उनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। इससे पूरी फाइनेंशियल दुनिया में एक भरोसा और पारदर्शिता बनी रहती है। तो आखिर में सवाल ये है कि फेयर वैल्यू एक साइंस है या एक आर्ट? सच तो ये है कि ये दोनों का एक दिलचस्प मिश्रण है। लेवल 1 में ये पूरी तरह से साइंस है, लेकिन जैसे जैसे हम लेवल 3 की तरफ जाते हैं, इसमें आर्ट यानी अनुभव और अनुमान का रोल बढ़ता जाता है। और ये हमें याद दिलाता है कि फाइनेंस की दुनिया में हर नंबर के पीछे एक कहानी और एक नज़रिया ज़रूर होता है।